अगर ऐसा कुछ दूसरी जायंट एलिप्टिकल गैलेक्सीज में भी होता है, तो इससे समझा जा सकता है कि वो क्यों इतने कम स्टार्स बनाती हैं। ये एक बहुत अच्छे से बनाई गई स्टोरी है और ये इस बात को सपोर्ट करती है कि क्यों सुपर मैसिव ब्लैक होल्स इंपॉर्टेंट हैं। वो क्रिटिकल हैं और उनकी जरूरत है क्योंकि गैलेक्सी के एवोल्यूशन प्रोसेस में वो बहुत जरूरी है। तो हमें पता चल चुका है कि गैलेक्सीज कई तरह की होती हैं। अब हमें लगता है कि अलग अलग गैलेक्सी टाइप और उनके सेंटर्स में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स होने की बात के बीच शायद कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, क्योंकि उन सुपरमैसिव ब्लैक होल की मैटर को कंज्यूम करने की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए वो ऐसी एनर्जी रिलीज कर सकते हैं जो गैलेक्सीज को अलग अलग तरह से फॉर्म कर देती है। अकीरा का ब्लैक होल ऐसी चीजों को खाकर गैलेक्सी का एवोल्यूशन करता है जो किसी ने नहीं सोची थी। ये अपने छोटे नेबर टेत्सुओ गैलेक्सी की डस्ट और स्टार्स खा रही है। ये उस सिलसिले की शुरुआत है जो दोनों गैलेक्सीज और उनके सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को बहुत ज्यादा बदल देगा। साइंटिस्ट्स सोचते हैं कि इस तरह से गैलेक्सी का टकराना असल में बहुत आम बात है। बिल्कुल इस पल में पूरे कॉस्मोस में बिलियन गैलेक्सीज मर्ज हो रही हैं और ये मिलन सिर्फ स्टार्स पर असर नहीं डालता, काफी बड़े ब्लैक होल्स भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। दो ब्लैक होल्स का मर्ज होना काफी वायलेंट प्रोसेस है। जब दो ब्लैक होल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो बहुत तेज घूमने लगते हैं। वो सच में स्पेस में लहरें छोड़ते हैं, यानी ग्रेविटेशनल वेव्स। टकराने वाले दो ब्लैक होल्स से निकली एनर्जी उन सभी स्टार से निकली एनर्जी से 10 गुना ज्यादा होती है जिन्हें हम यूनिवर्स में देखते हैं। इनका मर्जर भले ही वायलेंट है, लेकिन ब्लैक होल्स के बढ़ने का ये एक अहम तरीका है और वो काफी बड़े हो सकते हैं। हमें दिखने वाले सबसे बड़े ब्लैक होल्स सन के मास से लगभग 10 बिलियन टाइम्स बड़े होते हैं। आज साइंटिस्ट्स को पता चल रहा है कि जब ब्लैक होल्स इतने बड़े हो जाते हैं तो इससे भी अजीब बातें हो सकती हैं। बहुत बड़े ब्लैक होल्स यूनिवर्स की सबसे अजीब और सबसे पावरफुल एंटिटीज में से एक है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का अल्टीमेट प्रेडिक्शन, वो सूरज से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा बड़े हो सकते हैं। और जब वो इतने बड़े होते हैं तो इतनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं कि वो बड़े जेट्स छोड़ते हैं, क्योंकि ब्लैक होल्स ठीक से खाना नहीं जानते। इन ब्लैक होल्स में खाने के मैनर्स बिल्कुल नहीं होते और वो अंदर लिया हुआ काफी मटेरियल बाहर फेंक देते हैं। ये रेडिएशन के पावरफुल एमिशंस हैं जो ब्लैक होल में ही गिरे मटेरियल से निकले हैं। ये जेट्स जा सकते हैं टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स तक। वो बहुत बड़े होते हैं। साइंटिस्ट्स इतने साइज और एनर्जी के जेट्स के असर की जांच कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमर ग्रैंट ट्रेम्बले ऐसे जेट्स को स्टडी कर रहे हैं जो सन के मास से 300 मिलियन टाइम्स ज्यादा बड़े एक ब्लैक होल से निकले हैं। ये ब्लैक होल्स प्लाज्मा के ये शानदार जेट्स छोड़ते हैं जो लगभग लाइट की स्पीड से बाहर निकलते हैं। ये लगभग 1 ट्रिलियन एटॉमिक बॉम्ब्स पर सेकंड जितनी एनर्जी है जो उनके आसपास के एरिया में छोड़ दी जाती है, जो हमने ऑब्जर्व किया है। ये पावरफुल जेट्स अपने बहुत अजीब स्ट्रक्चर के साथ गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं। तो अभी आप कई बड़ी बड़ी गैलेक्सीज देख रहे हैं। इस इमेज में लगभग 1000 गैलेक्सीज हैं, लेकिन इस जगह के बिल्कुल सेंटर में यूनिवर्स की सबसे बड़ी गैलेक्सीज में से एक है और इसका नाम है ब्राइटेस्ट क्लस्टर गैलेक्सी। और यहां पर आपको दिखते हैं बबल्स। यहां पर एक बबल है और यहां पर बबल है, पर ये नॉर्मल साइज के बबल्स नहीं है, ये यूनिवर्स के सबसे बड़े बबल्स हैं। ये बबल्स गैलेक्सी में घूमने वाले गैस में बने वॉइड्स हैं और सबसे बड़ा बबल इतना बड़ा है कि इसमें 50 मिल्की वे समा सकते हैं। ये होल्स जिस किसी चीज से बनते हैं उसमें जरूर काफी पावर होगी। ये पक्का लगता है
कि ब्लैक होल के जेट्स की वजह से ये होता है, लेकिन जब साइंटिस्ट्स और एविडेंस ढूंढते हैं तो ये मिस्ट्री और अजीब हो जाती है। अगर आप इस गैलेक्सी क्लस्टर को ऑप्टिकल वेव बैंड में देखते हैं, जहां आप गैलेक्सीज को देख सकते हैं, आपको पता चलता है कि इन बबल से जो गैलेक्सीज एसोसिएटेड हैं, वो इस क्लस्टर में दिखने वाले बाकी सारी गैलेक्सीज से अलग हैं। और यहां होता है फिलामेंट्री गैस का ये कमाल का 150,000 लाइट ईयर लंबा स्पाइडर वेब, जो इन बबल्स के आसपास बंधा है। इन फिलामेंट्स के अंदर साइंटिस्ट्स यंग स्टार्स देख सकते हैं। किस तरह ब्लैक होल के ये जेट्स ऐसे स्ट्रेंज स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं और स्टार्स बनाते हैं, ये एक मिस्ट्री ही रही। लेकिन फिर ग्रैंट की टीम को एल्मा नाम के एक टेलीस्कोप से मिले डेटा का इस्तेमाल करके एक बड़ी कामयाबी मिली। आल्मा साइंस में ये एक कमाल की रेवोल्यूशन है। उस टर्म के बारे में काफी बोला गया है, लेकिन आल्मा के बारे में ये वाकई सच है। ये 66 डिशेस का एक बड़ा ग्रुप है जो चिली के एटाकामा डेजर्ट में है, जो वर्ल्ड का सबसे हाई और सबसे ड्राई डेजर्ट है। ये मॉलिक्यूलर गैस देखने के लिए वर्ल्ड की सबसे पावरफुल आई है, और कोल्ड मॉलिक्यूलर गैस पूरे यूनिवर्स में सारे स्टार फॉर्मेशन का फ्यूल है। इस ठंडी गैस के डिस्ट्रीब्यूशन से ग्रैंट को एक अहम सुराग मिला कि जेट कैसे स्टार फॉर्मेशन में मदद करता है। जब एनर्जी का जेट ब्लैक होल से बाहर आता है, वो गैस को अपने रास्ते से दूर धकेलता है। एक कॉस्मिक स्नो प्लाव की तरह ये कोल्ड मॉलिक्यूलर गैस जमा करता है। जब ये गैस जम जाती है तो स्टार्स बनते हैं। इस तरह ब्लैक होल जेट नए स्टार्स बनने में मदद कर सकता है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी है। इस विशाल गैलेक्सी में ब्लैक होल और उसके जेट्स मिटाने का नहीं, बल्कि बनाने का काम करते हैं। इन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का अपनी होस्ट गैलेक्सी से हो रहा इंटरेक्शन हमारी सोच का काफी ज्यादा एलिगेंट और सटल प्रोसेस है। ब्लैक होल्स, जैसे कि पता चला, स्टार को बनने में रोक या धीमा दोनों कर सकते हैं, या साथ साथ उसे बढ़ावा भी दे सकते हैं। इससे यूनिवर्स में ब्लैक होल्स को लेकर हमारी समझ काफी बदल गई। अब हम गैलेक्सीज और उसमें होने वाले सेंट्रल ब्लैक होल्स के को इवोल्यूशन की बात करते हैं, जिसमें ब्लैक होल की ग्रोथ का असर असल में उसके आसपास के स्टार्स के स्टेलर पॉपुलेशन की ग्रोथ पर पड़ता है। ये गैलेक्सी के पूरे शेप को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इससे हम समझ सकते हैं कि गैलेक्सीज टाइम के साथ अलग अलग तरह से इवॉल्व क्यों होती हैं। तो किसी नेगेटिव चीज के बजाय शायद ब्लैक होल्स गैलेक्सी के ज्यादा एक्टिव स्कल्प्टर हैं। अब साइंटिस्ट्स ब्लैक होल्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो कैसे बनते हैं, कैसे बड़े होते हैं, और कैसे वो पूरे यूनिवर्स में गैलेक्सीज को बनाने में एक्टिव होते हैं। ये आइडियाज उन इक्वेशन से मेल खाते हैं जो स्पेस और टाइम को डिस्क्राइब करती हैं, यानी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। लेकिन इससे आगे जाकर ये दिखाने के लिए कि ब्लैक होल्स के अंदर क्या होता है, हमें एक बिल्कुल नई थ्योरी चाहिए। जनरल रिलेटिविटी के मामले में ये ब्लैक होल्स के होने का प्रेडिक्शन करने में यूज की गई थी, लेकिन जब आप उस इवेंट होराइजन के अंदर जाते हैं तो भले ही फिजिक्स ने ये प्रेडिक्ट किया था, लेकिन फिजिक्स अंदर कुछ काम नहीं आई। जैसे मैथ आपको वो बेकार की बातें बताना शुरू करती है जो आपको कैलकुलेटर पर मिलेंगी अगर आप 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, राइट? कैलकुलेटर एरर दिखाता है। इसमें बेसिकली मैथ आपको कॉलर से पकड़कर 2-4 थप्पड़ मारकर कहता है कि ये मत करना, ये वेल डिफाइंड ऑपरेशन नहीं है। आइंस्टाइन की मैथ का यही हाल होता है जब आप इसे ब्लैक होल के सेंटर पर अप्लाई करते हैं। रिलेटिविटी की इस नाकामी से इसके बारे में काफी आर्ग्यूमेंट्स होने लगे कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। ब्लैक होल की ये बाउंड्री इवेंट होराइजन शायद एक्टिविटी में उबलता हुआ कॉल्ड्रन है। मतलब अगर किसी को इससे गुजरना पड़े तो वो वेपर बन जाएगा, वो फ्राई हो जाएगा। तो अगर हम पहले पैरों के बल गिरने वाले ह्यूमन हैं, तो हमारे फीट पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी और हमारे हेड पर होने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बीच काफी डिफरेंस होगा, और इसका मतलब हम स्ट्रेच हो जाएंगे और बहुत पतले हो जाएंगे स्पेगेटी की तरह, और हम इस प्रोसेस को कहते हैं स्पेगेटिफिकेशन।
अगर ग्रेविटी किसी चीज को कोलैप्स करके छोटा और छोटा करती जा रही है तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो उसे और कोलैप्स नहीं कर पाएगी, यानी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी। उस पॉइंट को कहते हैं सिंगुलैरिटी। प्रॉब्लम यह है कि इस काफी छोटी चीजों की दुनिया में रूल्स बदल जाते हैं।